सो गाइस ऑलरेडी हमने बीपीए पढ़ लिया है। बीपीए का मतलब होता है बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन। आइए अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए, बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन मैन्युअल प्रोसेस को बनाता है ऑटोमेटिक। लेकिन कैसे? देखिए, यहां पे हम बेसिकली इन दो टेक्निक्स का यूज करते हैं। सबसे पहला सॉफ्टवेयर बनाना, कई सारे एप्स बनाना, और उसके साथ साथ यूज करना कुछ मशीनों को। तो सॉफ्टवेयर और मशीन को यूज करके बिजनेस की कई सारी प्रोसेस को हम ऑटोमेटिक बना सकते हैं, जो स्पीड बढ़ाएगा, जो हमारे रिसोर्सेज को काफी एफिशिएंट वे से यूज करता है। तो बेसिकली ये होता है बीपीए। देखिए, आज की तारीख में बीपीए काफी एडवांस हो चुके हैं। जो हमारी ऑटोमेटेड प्रोसेसेस हैं वो काफी मॉडर्न हो चुके हैं, जो रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। फिर अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आए दैट व्हाट इज बीपीए, देन हाउ विल यू राइट? लेट्स सी दैट। देखिए, बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन इज आल्सो नोन एज बिजनेस ऑटोमेशन और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। जरा भी मत भूलिएगा, इट इज आल्सो नोन एज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन is the technology enabled automation of complex business processes. It can streamline a business for simplicity, achieve digital transformation, increase service quality, improve service delivery, or it contain some cost. It consists of integrating applications, restructuring labor resources, and using software application throughout the organization. Robotic processes is an emerging field within BPA and it uses artificial intelligence. इसका मतलब ये हुआ कि BPA ऑर्गेनाइजेशन की सर्विसेज को काफी अच्छी तरीके से डिलीवर करने में हेल्प करता है, ऑर्गेनाइजेशन की सर्विसेज की क्वालिटी को बढ़ाता है। और लेकिन एक बात हमें यह ध्यान रखनी है कि बीपीए को डेवलप करना थोड़ा एक्सपेंसिव है। अरे भाई, वो तो लगेगा ही, क्योंकि इतना बड़ा अगर हम ऑटोमेशन ला रहे हैं तो भैया डेवलपमेंट का खर्चा तो थोड़ा लगेगा। लेकिन भैया एक बार अगर खर्चा हो गया फिर आराम ही आराम है। एक और बात यहां पे हमें यह ध्यान रखना है कि इसका दूसरा नाम, इट इज ऑल्सो नोन एज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। इसको समझने के लिए आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं। कम ऑन। Manual process. Hey there! Let's understand how the tiles are manufactured through the manual process. To begin with, the laborers carry the raw materials such as clay, pottery stone, feldspar, and others for the crushing process. Now, how do we crush these large lumps? Yes, you guessed it right, by manually hammering it. Kudos! You guys did it. The powdered material is then taken for sieving, where the finely ground material is separated from the coarse one. The coarse material goes back for crushing once again, whereas the finely powdered material is taken to the water chamber. Here, it is thoroughly mixed to form a slurry of even consistency. Thereafter, the slurry is carried to the heating chamber to get rid of any excess water. Now, what do we have at hand? A material ready to be molded into tiles. The people at the pressing machine with a variety of molds now take the charge. The material is then pressed into tiles of desired shape. Are the tiles ready? Not yet. These raw tiles have to undergo a round at the heating chamber, which would make it stronger and more durable. After they are out, manual quality tests are performed to figure out the tiles which can be taken to the final step. The laborers now toil hard to polish and shine the tiles with the help of abrasive stones. Voila! The tiles are finally ready. These tiles are now taken up for packaging and from there to the house of the end consumer. Here we are with the wonderful tiles ready to glamour up your house. तो हमने ये जाना कि आखिर एक मैनुअल सिस्टम कैसे काम करता है। देखिए, मैनुअल सिस्टम के अपने खुद के कुछ लिमिटेशंस होते हैं, जैसे कि इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग। सेकेंड, इट इज लेस प्रोडक्टिव। एज वी नो कि हम मैनुअल प्रोसेस में ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमंस को यूज़ करते हैं, तो ये ज़्यादा टाइम लेते हैं और एज कंपेयर टू मशीन्स उतना ज़्यादा प्रोडक्टिविटी प्रोड्यूस नहीं होता। ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, एक डे का बैच रख सकते हैं और एक नाइट का शिफ्ट रख सकते हैं, लेकिन कंपैरेटिवली ये स्लो होता है। दूसरा एक ये लिमिटेशन है कि इट्स डिफिकल्ट टू कंट्रोल।
देखिए ह्यूमंस को कंट्रोल करना आसान नहीं है। क्या हो अगर इन लोगों ने स्ट्राइक कर दिया, क्या हो अगर कुछ लोग ऑनेस्टली काम नहीं कर रहे, ये ट्रैक करना, ये ट्रेस आउट करना बेहद डिफिकल्ट होता है। सेकेंड, मैनुअल प्रोसेस में हमें कई ज्यादा ह्यूमंस चाहिए। इट रिक्वायर्स मोर ह्यूमन रिसोर्सेज एज कंपेयर टू मशीन्स। देखिए मशीन क्या करता है कि सारी की सारी जो प्रोसेस होता है वो रेपिटेडली एक बार प्रोग्राम हो जाए तो करता रहता है, लेकिन अगर हम मैनुअल सिस्टम की बात करें तो सब कुछ इंसानों से होने वाला है। तो हर एक चीज को करने के लिए हमें अच्छे स्किल्ड लेबर्स की और एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ती है। दूसरा कि मैनुअल प्रोसेस इज एक्चुअली अफेक्टेड बाय ह्यूमन लिमिटेशंस। देखिए एक पॉइंट के बाद ह्यूमन थक जाता है, वो काम नहीं कर पाता। अगर हम उससे काम निकलवाना भी चाहेंगे तो वो एफिशिएंसी नहीं आती जो एक मशीन दे सकता है। लेकिन मशीन में एक बार अगर प्रोग्राम कर दिया और अगर वो सही तरीके से जा रहा है तो वो कभी थकता नहीं, एंडलेसली काम कर सकता है। उसके बाद एरर्स फ्रॉम प्रोसेस। देखिए इंसान कॉन्स्टेंटली एक पॉइंट के बाद काम नहीं कर सकता क्योंकि वो इमोशनल है, वो कभी कभार गुस्सा हो जाता है, कभी कभार भावनाओं में बह जाता है। और एक बार ऐसा हुआ, कभी कभार हाँ ईगो क्लैश भी होता है। अगर एक बार ऐसा हुआ तो मैनुअल प्रोसेसेस में भी एरर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो भैया जो मैनुअल प्रोसेस हैं उसके अपने कई सारे लिमिटेशंस हैं। तो आइए अब समझते हैं कि आखिरकार ऑटोमेटेड प्रोसेस कैसे काम करता है। Raw materials such as clay, pottery stone, feldspar, and others are carried by means of large cranes for the crushing process. The massive grinding machines reduce them to a fine powder. Amazing! Such a large quantity reduced in absolutely no time. The powdered material is then taken by means of a conveyor belt to a massive water chamber. Here comes a gigantic motorized arm which thoroughly mixes both to form a slurry of even consistency. Thereafter, the slurry is carried to the heating chamber by means of a conveyor belt to get rid of any excess water. The belt further rushes the slurry, which is then pumped with high pressure into a silo through a nozzle which has small holes in it. Once the command is given, a fully automatic pressing machine presses it and sends it forward through roller conveyor for further processing. At the pressing machine, ceramic tiles are made by pressing mold at a low pressure, and the vitrified tiles are made by pressing the mold at a slightly higher pressure. The tiles are then tested for its flexure strength to ensure the quality of batch. The tiles then further go from a dryer which removes the moisture content completely. Dried tiles are then coated with ingob, glaze and sent forward for printing. After completion of printing on tile surface, the automatic laser guided robots stack them and move them for packaging. The tiles are then lifted by a crane and stacked up in a truck for delivery. Here we are with the wonderful tiles. तो देखिए हमने यहाँ पे देखा कि अगर हमारे पास ऑटोमेटेड प्रोसेसेस है तो कितना स्मूथली, एफिशिएंट एंड इफेक्टिव वे से सारे प्रोसेस काम करते हैं। हम यहाँ पे रोबोट्स को यूज़ किए, कई सारी सेंसर्स को यूज़ किए और एक काफ़ी डिफ़िकल्ट टाइल्स मैन्युफैक्चरिंग को आसानी से एग्जीक्यूट किया। ये था बीपीए। देखिए अब सवाल ये आता है दैट व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन। बेसिकली लोग ये कहते हैं कि अरे भाई ये तो काफी सिंपल है। देखिए मैन्युअल को हम ऑटोमेटिक करें, ये एक टाइप है, राइट? वो तो बीपीए है, लेकिन सिर्फ ये जरूरी नहीं। देखिए मैन्युअल टू ऑटोमेटिक बनाना ये तो बीपीए है ही, लेकिन सेकंड टाइप इज अगर ऑलरेडी आपके पास एक छोटी सी ऑटोमेटेड प्रोसेस है, लेकिन जब उससे काम नहीं बनता और आप एक एडवांस लेवल पे जाते हैं तो ऑलरेडी ऑटोमेटेड प्रोसेस से अगर जब हम एडवांस लेवल की बीपीए को अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करते हैं तो ये भी बीपीए माना जाता है। सो ये हालांकि काफी एडवांस लेवल पे है और हमारे सिलेबस में नहीं है, बट माइंड वेल स्टूडेंट्स, it is just not like so that manual to automated that is only BPA. Sometimes automated to advanced automated, that process is also known as
बीपीए। ये अब समझते हैं कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन। बीपीए से आखिरकार एक ऑर्गेनाइजेशन क्या अचीव कर सकता है। सो द फर्स्ट पॉइंट ओवर हियर इज कॉन्फिडेंशियलिटी। देखिए, अगर हमारे पास ऑटोमेटेड प्रोसेस है तो हम हमारे डेटा और इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रख सकते हैं। कैसे? देखिए, बीपीए हमें एक स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी एक्सेस कंट्रोल देता है। इसकी वजह से होता यह है कि सिर्फ वही बंदा डेटा और इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पाएगा जो ऑथोराइज्ड है। मतलब ये जो हमने पहले पढ़ा था कि अगर हमारे पास सेल्स मैनेजर है, वो परचेस मैनेजर या किसी और डिपार्टमेंट का डेटा एक्सेस नहीं कर सकता, और परचेस एंड प्रोडक्शन मैनेजर सेल्स या मार्केटिंग डिपार्टमेंट का डेटा एक्सेस नहीं कर सकता। इस तरीके से डेटा एंड इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रहेगी। दूसरा यहां पे जो ऑब्जेक्टिव है वो है अवेलेबिलिटी। देखिए, अगर हम बात करें मैनुअल सिस्टम की और हमें कोई इंफॉर्मेशन चाहिए रात के 2 बजे, क्या वो एक्सेसिबल रहेगी? लेकिन अगर ऑनलाइन ऑटोमेटेड सिस्टम है तो रात के 2-3 बजे भी हम लॉग इन करके हमें जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो एक्सेस कर सकते हैं। सो अवेलेबिलिटी का मतलब ये होता है कि हमें जब कभी भी ऑर्गेनाइजेशन या मैनेजमेंट को कभी भी जब चाहे अगर इंफॉर्मेशन की कोई रिक्वायरमेंट है तब अवेलेबल रहती है। थर्ड इज इंटीग्रिटी। देखिए, इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि डेटा वैसा ही रहता है जैसा कि हमने एक्सपेक्टेड किया था, जेन्युइन, विदाउट एनी ऑल्टरेशन, विदाउट एनी मैनिपुलेशन। मतलब ना तो कोई उसको ऑल्टर कर सकता है, ना कोई उसको मॉडिफाई कर सकता है। क्यों? अरे भैया, इतना अच्छा सिक्योरिटी होता है कि बिना आईडी पासवर्ड के कोई एंटर हो ही नहीं सकता, और जब वो सिस्टम में घुस ही नहीं सकता, कैसे कोई उसको ऑल्टर करेगा, कैसे कोई अनऑथराइज्ड बंदा एक्सेस करेगा? तो यहां पे इंटीग्रिटी मेंटेन होती है। लास्ट ऑब्जेक्टिव इज टाइमलीनेस। देखिए, टाइमलीनेस का मतलब यह होता है कि मैनेजमेंट को ऑटोमेटेड सिस्टम से इंफॉर्मेशन राइट टाइम पे अवेलेबल होती है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन को कोई टेंडर या कोई प्रोजेक्ट के लिए कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, अगर वो सही टाइम पे प्रोसेस नहीं हुई तो हो सकता है कि वो प्रोजेक्ट हाथ से चला भी जाए। लेकिन अगर हमारे पास ऑटोमेटेड सिस्टम है तो सब कुछ पहले से ही फिक्स्ड है, सब कुछ पहले से ही प्रिपेयर है, बस कुछ क्लिक कीजिए और इंफॉर्मेशन आपके हाथ में रहेगी। ना सिर्फ हाथ में, पीरियोडिकली वो आपको मिल सकती है। अगर आपने पैरामीटर सेट की है कि हमें इंफॉर्मेशन मंथली चाहिए, सिस्टम सामने से आपको नोटिफिकेशन भेजेगा। अगर आपको क्वार्टरली चाहिए, हाफ ईयरली चाहिए, ईयरली चाहिए, सिस्टम आपको आपके एक्सपेक्टेशन के मुताबिक सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। सो टाइमलीनेस मींस ऑटोमेटेड सिस्टम प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन राइट टाइम। अब सवाल यह है कि आखिरकार ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बीपीए को याद कैसे रखा जाए? तो इसको याद करने का तरीका है CAIT। CA का IT। C स्टैंड्स फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी, A मतलब अवेलेबिलिटी, I मतलब इंटीग्रिटी एंड T स्टैंड्स फॉर टाइमलीनेस। तो आइए अब समझते हैं कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन। सबसे पहला है टाइम सेविंग। देखिए, मशीन इंसानों के कंपेयर में कम टाइम में ज्यादा प्रोडक्शन कर सकता है। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं कहूं तो 1920 में कोका कोला कंपनी पर घंटे, हर घंटे में सिर्फ 300 बोतल्स ही फिल कर पाती थी। लेकिन आज की तारीख में ऑटोमेटेड प्रोसेस के थ्रू वो हर मिनट 2 से 3 हजार बोतल का मैन्युफैक्चरिंग करता है। सेकेंड इज रिड्यूस्ड कॉस्ट। देखिए, मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा। अगर मैं हर महीने मैन्युअली सिर्फ 10 ही यूनिट मैन्युफैक्चरिंग करता हूं, और अगर मेरा फिक्स्ड कॉस्ट, मेरी फैक्ट्री की रेंट 10,000 है, तो मेरी हर यूनिट को मेरी जो रेंट है वो 11,000 एलोकेट होगी। लेकिन क्या हो अगर मैं ऑटोमेटेड मशीन से हर महीने 10 की जगह 1000 यूनिट्स को प्रोड्यूस करूं, तो मेरा जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो 10 की वजह यहां पे 1000 यूनिट्स में डिवाइड हो जाएगी। तो मेरी जो कॉस्ट पर यूनिट है वो काफी कम आएगी। हाँ, वेरिएबल कॉस्ट तो वैसे ही मेरा प्रोडक्शन बढ़ेगा तो बढ़ती जाएगी, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट मेरी कई सारे यूनिट्स में लेवरेज हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, और पर यूनिट मुझे कम से कम कॉस्ट मिलेगी। नेक्स्ट इज रिड्यूस टर्न अराउंड टाइम। देखिए, अगर मैं बात करूं एक मैन्युअल अटेंडेंस सिस्टम की, तो मैन्युअल अटेंडेंस सिस्टम में क्या होगा? सबसे पहले आप सबकी यहां पे अटेंडेंस लीजिए,
एक बार अटेंडेंस ली गई, उसके बाद उसको कंपेयर कीजिए सैलरी पर डे के हिसाब से, फिर आप कैलकुलेट कीजिए भैया कि हर एम्प्लॉय का पर महीने का कितना प्रेजेंस है, मल्टीप्लाई बाय पर डे सैलरी, उसका कितना टोटल सैलरी हुआ, फिर वो सैलरी आप भेजिए टीडीएस डिपार्टमेंट को, वो टीडीएस काटेगा, पीएफ काटेगा, ये हर चीज मैन्युअली होगा। क्या हो अगर मेरे पास एक ऑटोमेटिक अटेंडेंस सिस्टम है, मैं सिर्फ मेरे एम्प्लॉयज को कह दूंगा कि भैया यहां पे अपना थंब इंप्रेशन पंच कर दो, बाकी की सारी प्रोसेस ऑटोमेटिकली हो जाएगी। क्या हुआ यहां पे, देखिए ऑटोमेटेड प्रोसेस से अननेसेसरी जो भी प्रोसेसेस थी वो सारी की सारी एलिमिनेट हो जाती है, और इस एलिमिनेशन को ही तो कहते हैं टर्न अराउंड टाइम। तो बिजनेस ऑटोमेटेड प्रोसेस से हम अननेसेसरी प्रोसेसेस को एलिमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट इज विजिबिलिटी। देखिए अगर हमारे पास कंप्यूटराइज सिस्टम है तो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में कई सारे फीचर्स होते हैं, और उन सारे फीचर में से जो हम काफी फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं उसे डैशबोर्ड की तरह डेस्कटॉप पे रख सकते हैं, ताकि डायरेक्टली अगर हम क्लिक करें तो सीधा हम उस फीचर को एक्सेस कर सकें। मतलब यह हुआ कि यहां पे हमारे फीचर्स काफी विजिबल होते हैं डैशबोर्ड की तरह। अब क्वेश्चन ये है कि डैशबोर्ड क्या होता है। देखिए हमारे मोबाइल फोन में कई सारी एप्लीकेशंस होती है, लेकिन मेन स्क्रीन पे हम सारी की सारी एप्स नहीं रखते। हम मेन स्क्रीन पे सिर्फ उतनी ही एप्स रखते हैं जो हम फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं। मतलब मोबाइल फोन की जो डेस्कटॉप स्क्रीन है वो हमें विजिबिलिटी देती है। ध्यान रखिए दोस्तों, एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, विजिबिलिटी में आपको डैशबोर्ड समझाना है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज इंप्रूव्ड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर मैन्युअल प्रोसेस है तो अभी तक परचेस डिपार्टमेंट ने कोई परचेस का रिक्वायरमेंट भेजा ही नहीं, लेकिन फिर भी परचेस मैनेजर ने ऑर्डर दे दिया कि इतना रॉ मटेरियल हमें सप्लायर से चाहिए। देखिए ये एक इरेगुलरिटी है कि जब तक परचेस की कोई रिक्वेस्ट नहीं करता तब तक परचेस मैनेजर को परचेस का ऑर्डर नहीं देना चाहिए, लेकिन ये पॉसिबल है मैन्युअल सिस्टम में। अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छी सी ऑटोमेटेड सिस्टम इंप्लीमेंटेड है और हमने उसमें ऐसे फीचर सेट किए हैं कि सबसे पहले जो अलग अलग डिपार्टमेंट से परचेस रिक्वेजिशन आएगा, उस परचेस रिक्वेजिशन का नोटिफिकेशन परचेस मैनेजर के पास जाएगा, परचेस मैनेजर उस नोटिफिकेशन को असेस करने के बाद ही सिस्टम में परचेस ऑर्डर की एंट्री कर सकता है। तो भैया जब तक परचेस रिक्वेजिशन एंटर होता नहीं सिस्टम में, इससे पहले परचेस ऑर्डर करने का कोई चांस ही नहीं है। तो देखिए सब कुछ एक प्रोटोकॉल की तरह चलेगा, सब कुछ पॉलिसीज की तरह चलेगा, रूल्स के हिसाब से चलेगा, और अगर सही तरीके से रूल्स के हिसाब से सब कुछ चलता है तो भैया डिसिप्लिन रहती है, और डिसिप्लिन है तो एफिशिएंसी आनी ही आनी है। नेक्स्ट इज क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी। देखिए सबसे पहली बात कि अगर रोबोट्स एंड मशीन्स सॉफ्टवेयर के थ्रू सही तरीके से प्रोग्राम किए गए हैं तो एक बार उनको कॉन्फ़िगर कर दो, फिर कंसिस्टेंटली वो वही क्वालिटी प्रोड्यूस करेंगे जो हमें चाहिए। हालांकि ये करने से पहले हमें कई सारे ट्रायल एंड रन्स करने पड़ेंगे, लेकिन भाई कुछ पाने के लिए कुछ तो जरूर करना पड़ता है। देखिए कंसिस्टेंसी कैसे ये मेंटेन करता है, इंसान जो होता है ना वो एक टाइम के बाद थक जाता है, उसको कई सारे गुस्सा भी आता है, जैसे हमने पिछले पॉइंट में पढ़ा। लेकिन हम रोबोट की बात करें तो वो दिन रात बिना थके हारे काम कर सकता है। आप उसको अगर 24/7 भी काम करवाना चाहो वो एक भी कंप्लेन नहीं करेगा, बस उसको फ्यूल दो, उसको इलेक्ट्रिसिटी दो और हमारा काम हो गया। द लास्ट बट नॉट लीस्ट इज रिलायबिलिटी एंड गवर्नेंस। कैसे रिलायबल होता है ये? देखिए ऑटोमेटेड सिस्टम में सिर्फ वही बंदा घुस सकता है जो ऑथोराइज्ड है, और ये ऑथेंटिकेशन कैसे हम असेस कर सकते हैं? थ्रू आईडी एंड पासवर्ड। मतलब यह है कि अगर हमारे पास ऑटोमेटेड सिस्टम है तो एक स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी एक्सेस कंट्रोल हम डेवलप कर सकते हैं, जहां पे एक्सेस सिर्फ और सिर्फ ऑथोराइज्ड बंदे को ही मिलेगा, और इस तरीके से हम अच्छी तरीके से पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। अरे आप कहेंगे भैया इतने सारे बेनिफिट्स कैसे याद रहेगा? डोंट वरी, इन सभी को याद रखेंगे इस शॉर्टकट सेंटेंस से, दैट consistent and qualitative governance of improved operations needs cost efficient visible automation which helps
to save the time by eliminating unnecessary process. मतलब अगर आपको कंसिस्टेंट और क्वालिटेटिव गवर्नेंस चाहिए इंप्रूव्ड ऑपरेशन का, तो आपको कॉस्ट एफिशिएंट एंड विजिबल ऑटोमेशन चाहिए, जिसकी वजह से हम टाइम सेव कर सकते हैं और अननेसेसरी प्रोसेस को एलिमिनेट कर सकते हैं. देखिए यहाँ पे कंसिस्टेंट एंड क्वालिटेटिव, ये हमारा पहला पॉइंट था. रिलायबिलिटी एंड गवर्नेंस सेकंड पॉइंट. improved operational efficiency third point. Cost reduction that is next point. then visibility वो भी एक पॉइंट था हमारा. उसके बाद टाइम सेविंग वो भी एक पॉइंट था. और ये जो एलिमिनेटिंग अननेसेसरी प्रोसेस है वो है सेविंग और एलिमिनेटिंग टर्न अराउंड टाइम. तो अब सवाल ये आता है कि ऐसी ऑटोमेटेड प्रोसेस आखिरकार बनती कैसी है. देखिए ऐसा नहीं है कि रात को सपना देखा और सुबह ये प्रोसेसेस बन गई. कभी कभार इन्हें डेवलप करने में महीनों लग जाते हैं. आइए इसको समझने के लिए लेते हैं एक एग्जांपल. मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास मैन्युअल अटेंडेंस सिस्टम है और हमें उसको कन्वर्ट करना है ऑटोमेटेड सिस्टम में. तो आखिरकार ये कैसे होगा. देखिए सबसे पहले मैनेजमेंट ये सोचेगा दैट व्हाई वी वांट टू गो फॉर अटेंडेंस बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन. हम आखिरकार क्यों जाएंगे. सो पहले सबसे पहला स्टेप यहां पे आएगा व्हाई वी वांट टू गो फॉर बीपीए. देखिए यहां पे क्या फोकस किया जाता है. यहां पे मैनेजमेंट फोकस करेगा द प्रॉब्लम्स ऑफ एग्जिस्टिंग मैन्युअल सिस्टम. जैसे कि अगर हमारे पास मैन्युअल अटेंडेंस सिस्टम है तो उसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती है. सबसे पहला है टाइम कंज्यूमिंग. कोई बंदा आएगा मैन्युअली सब कुछ अटेंडेंस लेगा, भैया कितना सारा टाइम जाएगा. उसके बाद लैक ऑफ इंटीग्रिटी. देखिए मैन्युअल पेपर वर्क में सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं एरर्स होने के, मैनिपुलेशंस होने के. उसके बाद है लॉट्स ऑफ पेपर वर्क. देखिए भैया अगर हमारे पास मैन्युअल अटेंडेंस है, सब कुछ पेपर पे हमको मेंटेन करना पड़ेगा. कितने सारे पेपर्स हमको मेंटेन करने पड़ेंगे. और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होगी वो है इरेगुलरिटी की. अगर मैन्युअल सिस्टम है तो कोई प्रॉक्सी भी दे सकता है. तो ये है हमारे एग्जिस्टिंग सिस्टम के कुछ प्रॉब्लम्स व्हिच विल गेट कवर्ड अप अंडर स्टेप नंबर 1. देखिए एक बार हमारे सारे प्रॉब्लम्स हमने डिफाइन कर दिए, उसके बाद उस प्रॉब्लम के बेस पे ऑटोमेटेड सिस्टम को डेवलप करने के लिए यहां पे ऑर्गेनाइजेशन अपॉइंट करेगा एक स्पेशल कमिटी को, जिसे हम यहां पे कहते हैं स्टीयरिंग कमिटी. ये स्टीयरिंग कमिटी ही सब कुछ प्लान करेगा, सब कुछ डिजाइन करेगा, इस ऑटोमेशन के हर एक एस्पेक्ट को कंसीडर करके उसे अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट करेगा. उसमें कई सारे लोग होते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोग्रामर, डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से भी कुछ लोग यहां पे होंगे और यही पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएंगे. स्टेप नंबर 2 इज अंडरस्टैंड द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द एंटरप्राइज. देखिए भाई ये बात सही है. अगर हमें कोई प्रोसेस ऑटोमेटेड करना है तो सबसे पहले समझना होगा कि आखिरकार करंट प्रोसेस कैसे काम करता है. तो सबसे पहले ये समझिए कि करंट प्रोसेस कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है. देखिए यहां पे दो बातें ध्यान रखनी है. रूल्स एंड रेगुलेशन में हमें दो बातों को कंसीडर करना पड़ेगा. सबसे पहला कि जब हम इस नई ऑटोमेटेड सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं तो हमें कौन कौन से लॉ कंप्लाई करने पड़ेंगे. एग्जांपल के तौर पे अगर हम अटेंडेंस की बात कर रहे हैं तो जितने भी लेबर लॉज हैं जैसे कि प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युइटी, फैक्ट्रीज एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट, ये सारे के सारे रूल्स इसमें अकोमोडेट हो जाने चाहिए. मतलब हमारी ऑटोमेटेड सिस्टम इस तरीके से नहीं बननी चाहिए कि कोई भी ऐसे रूल्स हम वायोलेट करें. दूसरा इनकम टैक्स, टीडीएस. सैलरी पे करते टाइम पे एम्प्लॉय की सैलरी में से टीडीएस काटते हैं. हमारी अटेंडेंस सिस्टम इस तरीके से बननी चाहिए कि सैलरी भी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाए. तो यहां पे हमको ये सारे कंप्लायंसेस ध्यान में रखने हैं. दूसरा हमको ध्यान में रखना है इंटरनल स्ट्रक्चर और इंटरनल पॉलिसी. जैसे कि हमारी अटेंडेंस सिस्टम इस तरीके से बननी चाहिए कि जो एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में इन हो रहा है या आउट हो रहा है उसका अच्छी तरीके से रिकॉर्ड रखें. उसका सैलरी जो है वो सही तरीके से रिकॉर्ड होना चाहिए. सारे कॉम्प्यूटेशंस, सारे कंप्लायंसेस ऑटोमेटिकली कंप्यूट होने चाहिए और सही तरीके से सब कुछ मॉनिटर हो जाना चाहिए. ये सारे के सारे रूल्स ये ऑटोमेटेड प्रोसेस बनाने से पहले ही हमें सोचने होते हैं. एक बार ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन को समझ लिया तो भैया उसको याद कैसे रखेंगे, ऐसे दिमाग में स्टोर करेंगे.
देखिए भाई, इंसानी दिमाग इतना सारा डेटा एट अ टाइम याद नहीं कर सकता, तो क्या करेंगे भाई, ये सब कुछ हम डाल देंगे किसी पेपर पे। पेपर पे मतलब दोस्तों थर्ड स्टेप इज डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द करंट प्रोसेस। तो देखो, जो भी हमने एनालाइज किया है, जो भी हमने ऑब्जर्व किया है, जो भी हमने देखा है, वो सारी की सारी चीजों को हमें डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। देखिए, डॉक्यूमेंटेशन के अपने कुछ फायदे होते हैं, कुछ बेनिफिट्स हैं, जैसे कि क्या? द फर्स्ट वन इज क्लैरिटी ऑन इंप्लीमेंटेशन। देखिए, जब हमको इंप्लीमेंट करना होता है तो कभी कभार हम कुछ चीजें भूल जाते हैं कि भैया क्या था, कैसे करना है। तो कोई घबराने का जरूरत नहीं, सीधा वापस जाओ, डॉक्यूमेंट खोलो, तुरंत याद आ जाएगा, हाँ यार इसको ऐसे करना है। सेकेंड बेनिफिट इज इट हेल्प्स टू नो रूट ऑफ प्रॉब्लम्स। कभी कभार इंप्लीमेंटेशन के बाद भी हमारी सिस्टम सही तरीके से काम नहीं कर पाती, तो भैया उस टाइम पे हमको ये ढूंढना पड़ेगा कि क्या हमारा ऑब्जेक्टिव था, हम क्या पाना चाहते थे, कैसे पाना चाहते थे, हमने क्या सोचा। ये अगर सारी की सारी चीजें डॉक्यूमेंटेड है तो उसको रेफर करके हम हमारे सही गोल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहां है उसको जान सकते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट इज इट हेल्प्स टू रीडिजाइन द प्रोसेस। देखिए, कभी कभार एग्जिस्टिंग प्रोसेस सही तरीके से काम नहीं करती और हमें उसको रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। ये कैसे पता चलेगा कि सही तरीके से काम नहीं कर रही? देखिए, हमें कंपेयर करना पड़ेगा कि एक्चुअल परफॉर्मेंस हमारे डॉक्यूमेंटेड ऑब्जेक्टिव से मैच होता है या नहीं होता। और अगर जरूरत पड़ी कि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम या प्रोसेस हमने बनाई है वो सही तरीके से काम नहीं कर रही है, उसको रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, रीडिजाइन करना पड़ेगा। भाई कैसे कंपेयर करोगे अगर इसको पहले से हमने डॉक्यूमेंट नहीं किया? तो अगर पहले से डॉक्यूमेंटेड है, सो इट हेल्प्स अस टू रीडिजाइन द एंटायर प्रोसेस। देखिए, एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। हमें ये पूछा जा सकता है दैट एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस एंड द बेनिफिट्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन व्हाइल गोइंग फॉर बीपीए। एक बार हमने प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर लिया, रूल्स एंड रेगुलेशंस को समझ लिया, अरे भैया पूरी करंट प्रोसेस को डॉक्यूमेंट भी कर ली, उसके बाद हमें सेट करने हैं गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स टू बी अचीव्ड बाय दिस ऑटोमेशन प्रोसेस। मतलब हमारी ऑटोमेटेड सिस्टम आखिरकार काम कैसे करेंगी, हमें उसमें से क्या चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे ऑटोमेटेड अटेंडेंस सिस्टम में हमें कुछ ऐसा चाहिए कि ये सारे अटेंडेंस को करेक्टली रिकॉर्ड करें बाय यूजिंग बायोमेट्रिक साइंस, चाहे आई रेटिना हो या थंब इंप्रेशन हो। ये हमें हर महीने एक मंथली रिपोर्ट दे कि भैया कौन सा एम्प्लॉय कितने दिन के लिए प्रेजेंट था, उसकी सैलरी क्या है। सारी की सारी सैलरी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जानी चाहिए, इंक्लूडिंग सर्टेन डिडक्शंस लाइक प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी, बोनस, टीडीएस, सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाना चाहिए। हमें यह भी चाहिए कि हमारा अटेंडेंस सिस्टम कई सारे जो लॉ कंप्लायंसेस है उसका भी ध्यान रखे। टीडीएस और ये जो लेबर लॉज है, फैक्ट्रीज एक्ट है, हमें ये सारे गोल्स इस अटेंडेंस सिस्टम में अचीव करने हैं। तो दोस्तों यहां पे हमें यह लिखना है कि हमारी ऑटोमेटिक सिस्टम हमें क्या प्रोवाइड करेगी, व्हाट वी वांट टू अचीव। देखिए यहां पे एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, and that is at the time of designing goals and objectives what are the aspects to be considered। तो ध्यान रखिए, गोल्स स्मार्ट होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स स्मार्ट होने चाहिए। स्मार्ट का मतलब देखिए, S stands for specific, M stands for measurable, A stands for attainable, R stands for relevant and T stands for timely। क्या मतलब हुआ? देखिए, गोल्स स्पेसिफिक होने चाहिए, मतलब वहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए दैट व्हाट वी वांट टू अचीव। गोल्स मेजरेबल होने चाहिए। अगर हमसे कोई ये पूछे, भाई बताओ टोटल प्रोग्रेस कहां तक पहुंची, या जो हमने एक्सपेक्ट किया था उनमें से भैया कितना % तुम अचीव कर सकते हो, और अगर हम ये कहें आई डोंट नो, मतलब हमने जो गोल सेट किए थे वो मेजरेबल नहीं थे इन द टर्म्स ऑफ नंबर्स और परसेंटेजेस। दूसरा कि हमारे गोल्स अटेनेबल होने चाहिए। अटेनेबल का मतलब क्या होना, मतलब रियलिस्टिक। हमें कोई ऐसे हाइपोथेटिक गोल्स सेट नहीं करने जो हमारी जिंदगी में अचीव ही ना हो, जो नामुमकिन हो, इम्पॉसिबल हो। जो पॉसिबल हो सिर्फ सपनों में, ऐसे गोल्स सेट नहीं करने चाहिए। ये रेलेवेंट हो। भाई अगर हम अटेंडेंस सिस्टम बना रहे हैं तो हमें
मार्केटिंग के बारे में क्यों सोचना? क्यों हम हमारे अटेंडेंस ऑटोमेटेड सिस्टम में मार्केटिंग का फीचर ऐड करें? तो हमें गोल्स में सिर्फ रेलेवेंट एस्पेक्ट्स को ही कवर करना है। टी स्टैंड्स फॉर टाइमली। देखो, अगर हम एक अच्छी सी अटेंडेंस सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं, लेकिन डेवलपर ये कहता है कि भैया जो आपके ऑब्जेक्टिव्स है वो इतने यूनिक है कि इसको डेवलप करते करते हमें लगेंगे 20 इयर्स, 20 साल तक भैया कौन वेट करेगा इतना? मतलब हमारे गोल्स हमें इस तरीके से सेट करने हैं कि वो विद इन द टाइम फ्रेम, रीजनेबल टाइम में हम उसे अचीव कर पाए। एक बार गोल सेट हो गए मतलब ऑर्गेनाइजेशन अब रेडी है अपनी सिस्टम को ऑटोमेटिक बनाने के लिए। लेकिन ध्यान रखिए, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन खुद अपने आप से ये सिस्टम डेवलप नहीं कर सकता, तो इसको डेवलप करने के लिए उसको हायर करना पड़ेगा एक अच्छा सा एक्सपर्ट। दैट मीन्स आवर नेक्स्ट स्टेप ओवर हियर इज एंगेज बिजनेस प्रोसेस कंसल्टेंट। देखिए, बिजनेस प्रोसेस कंसल्टेंट ये एक एक्सपर्ट होता है जिसको पता है कि बिजनेस में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो सब कुछ स्टडी करेगा, उसके हिसाब से वो प्रोग्रामिंग बनाएगा और पूरी की पूरी प्रोसेस को वो डिजाइन एंड डेवलप करेगा। देखिए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ सकता है कि एट द टाइम ऑफ एंगेजिंग सच बिजनेस प्रोसेस कंसल्टेंट, उसमें क्वालिटीज क्या क्या होनी चाहिए, उसमें खूबीज क्या क्या होनी चाहिए। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, तो आइए उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है डोमेन एक्सपर्ट, मतलब ये बंदा नॉलेजेबल होना चाहिए। अगर हमें चाहिए, अज्यूम कीजिए कि बैंकिंग की कोई प्रोसेस को ऑटोमेट करनी है, लेकिन हम हायर कर रहे हैं इंश्योरेंस वाले एक्सपर्ट को, तो भाई ये हम फेल हो रहे हैं। ठीक है, तो हमें उसी को ही अपॉइंट करना है जो हमारे डोमेन में एक्सपर्ट हो। नेक्स्ट इज एबिलिटी टू हैंडल क्रिटिकल सिचुएशंस। देखिए भाई, जो भी हमने सोचा है वो हर वक्त वैसे ही एग्जीक्यूट हो ऐसा जरूरी नहीं है, तो ऐसे प्रोसेस ऑटोमेशन में भी समटाइम्स जो हमने एक्सपेक्ट किया है, प्लान किया है, उससे कुछ डेविएशंस भी आ सकते हैं एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। तो हमारा एक्सपर्ट इस तरीके से कैपेबल होना चाहिए कि वो ऐसी अनयूजुअल क्रिटिकल सिचुएशंस को हैंडल कर सके, कंट्रोल कर सके। थर्ड इज एक्सपीरियंस। ये तो भाई ऑलवेज चाहिए। आप ही बताइए कि अगर आपको कुछ डेवलप करवाना है, हम फ्रेशर के पास जाएंगे या एक्सपीरियंस के पास जाएंगे? ऑब्वियसली एक्सपीरियंस के पास जाएंगे। तो जितना ज्यादा उसके पास एक्सपीरियंस है उतना ही टाइम कम लगेगा और हमें कम टाइम में एक अच्छी क्वालिटेटिव एरर फ्री प्रोसेस मिल सकती है। नेक्स्ट वन इज क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिचुएशन। देखिए भैया, वो कंसल्टेंट सबसे बढ़िया होता है जो सिचुएशन को सबसे पहले डिटेल में समझे और फिर अपने प्लान को एग्जीक्यूट करे। तो अगर कंसल्टेंट के पास सिचुएशन को समझने की एबिलिटी नहीं है, तो भाई ऐसे कंसल्टेंट के पास हमें कभी भी नहीं जाना चाहिए। नेक्स्ट वन इज आर्टिकुलेशन स्किल। इसका मतलब यह होता है कि भाई वो जो कुछ भी समझ रहा है, मान लीजिए कभी कभार ये ऑटोमेशन डेवलप करते टाइम पे कुछ प्रॉब्लम्स आई, कुछ दिक्कतें आई, कुछ रिक्वायरमेंट चाहिए, तो एक्सपर्ट कम्युनिकेशन स्किल में अच्छा होना चाहिए कि वो मैनेजमेंट को समझा सके, ना सिर्फ समझा सके लेकिन कन्विंस भी कर सके कि भाई देखिए ये हमारी रिक्वायरमेंट है, हमने सोचा ये था, बट नाउ द सिचुएशंस एंड द सर्कमस्टेंसेस आर डिफरेंट। उसके पास एक अच्छा सा आर्टिकुलेशन स्किल होना चाहिए। लास्ट वन इज he must have ability to suggest best hardware and software। हमारे एक्सपर्ट के पास ये एबिलिटी होनी चाहिए कि पूरी सिचुएशन को समझने के बाद वो कह पाए कि भैया देखिए मिनिमम हमें i9 प्रोसेसर तो चाहिए ही चाहिए, ये इतनी रैम तो चाहिए ही चाहिए, इससे कम में काम नहीं चलेगा। वो ये भी कह सके कि सॉफ्टवेयर में हमें इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही जाना चाहिए। मतलब भाई उसके पास अच्छा सा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का नॉलेज भी होना चाहिए। देखिए कभी कभार क्या होता है कि हम इतने एक्साइटेड होते हैं कि उस एक्साइटेड में हम पूरी सिस्टम को डेवलप कर लेते हैं, लेकिन बाद में बिल बनता है हमारे बियॉन्ड इमेजिनेशन और फिर हम कहते हैं भैया इतना सारा बिल। मतलब क्या हुआ कि इस प्रोसेस ऑटोमेशन को एग्जीक्यूट करने से पहले हमें यह कैलकुलेट करना होगा कि भैया हमारा रिटर्न क्या होगा और हमारा इन्वेस्टमेंट क्या होगा। मतलब नेक्स्ट स्टेप ओवर हियर इज कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर मैं उसको दूसरे वर्ड्स में कहूं तो मींस कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, फंड्स कितना लगेगा और उसके सामने बेनिफिट्स क्या होगी। देखिए अगर मैं बात करूं कॉस्ट की,
तो कॉस्ट में बेसिकली हमें इन 3 कॉस्ट को कंसीडर करना होता है जब हम किसी भी प्रोसेस ऑटोमेशन को प्लान करें। सबसे पहला इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, भाई कितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगेगा हार्डवेयर में, सॉफ्टवेयर में, नेटवर्क एस्टैब्लिश करने के लिए, ट्रेनिंग के लिए, एक्सपर्ट के लिए, कंसल्टेंट की फीस क्या होगी, सब कुछ प्लान करना होगा। लेकिन अगर एक बार इन्वेस्टमेंट हो गया, हमारी सिस्टम डेवलप होगी, तो क्या काम बन गया? बिल्कुल नहीं। उसके बाद हर साल हमें कुछ एक्सपेंसेस प्लान करने होते हैं मेंटेनेंस के, सर्विसेज के। कभी एक बार होता है ना भैया कि हार्डवेयर फेल हो गया, कुछ हार्ड डिस्क में प्रॉब्लम आ गई, कुछ वायरिंग में प्रॉब्लम आ गई, तो कुछ खर्चा हमें एवरी ईयर मेंटेनेंस के लिए भी देना होगा। एंड थर्ड बट नॉट लीस्ट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखिए, हर किसी एग्जिस्टिंग सिस्टम की अपनी खुद की एक लेगेसी होती है। अगर हम स्विच ओवर कर रहे हैं किसी नए सिस्टम में, तो पुराने सिस्टम के जो बेनिफिट्स होंगे वो हमको गिव अप करने होंगे। तो भाई ये भी हमें कैलकुलेट करना होगा कि नए के ये फायदे लेकिन पुराने की कॉम्प्रोमाइज क्या होगी। अब हम बात करते हैं बेनिफिट्स की। देखिए, जब हम बात करते हैं बेनिफिट्स की, तो ध्यान रखिए यहां पे हमें सिर्फ और सिर्फ टेंजिबल बेनिफिट्स को कैलकुलेट नहीं करना है, इसके साथ साथ हमें इनटेंजिबल बेनिफिट्स को भी कैलकुलेट करना होगा। देखिए, इनटेंजिबल बेनिफिट्स का मतलब क्या हुआ? हम कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को कभी भी क्वांटिफाई नहीं कर सकते, लेकिन अगर हमारे पास एक अच्छी सी ऑटोमेटेड प्रोसेस है, अगर हम कस्टमर को लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड दे रहे हैं हमारी वेबसाइट का, और वो उसी से ही सारे प्रोडक्ट खरीद रहा है, तो कस्टमर कितना सेटिस्फाई होगा? वो सब कुछ ट्रैक कर रहा है यहां पे। लेकिन इसको आप मेजर कैसे करेंगे? टर्म्स ऑफ मनी हम नहीं कर सकते। तो जब हम किसी भी प्रोसेस को ऑटोमेट कर रहे हैं यहां पे, तो हमें उसके इनटेंजिबल बेनिफिट्स को भी कंसीडर जरूर करना है। तो भाई यहां तक ऑर्गेनाइजेशन को यह पता है कि उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, प्रोसेस क्या है। अरे भाई, उसने एक्सपर्ट तक को अपॉइंट कर लिया, उसकी कॉस्ट भी फाइनलाइज हो चुकी है। अब इसके बाद जो एक्सपर्ट होगा वो शुरू करेगा प्रोग्राम का डिजाइनिंग, और उस डिजाइन के बेस पे वो शुरू करेगा डेवलपमेंट। तो नेक्स्ट स्टेप ऑफ बीपीए डेवलपमेंट इज डेवलपमेंट एंड डिजाइनिंग। देखिए, यहां पे दो बातें ध्यान रखिए। यहां पे हमें दो चीजें चाहिए, सबसे पहला सॉफ्टवेयर एंड दूसरा हार्डवेयर। देखिए, सॉफ्टवेयर को हम डेवलप कर सकते हैं, लेकिन भैया हार्डवेयर को डेवलप करने की कैपेसिटी हर किसी में नहीं होती। तो क्या करेंगे? हार्डवेयर को हम बाजार से बाय कर लेंगे और सॉफ्टवेयर को हम खुद ही इन हाउस डेवलप करेंगे। नाउ क्वेश्चन इज, आफ्टर डेवलपमेंट व्हाट? देन फ्यू पीपल आंसर, आफ्टर डेवलपमेंट गो फॉर इंप्लीमेंटेशन। आंसर इज नो। देखिए, डेवलपमेंट के बाद डायरेक्टली इंप्लीमेंटेशन में नहीं जाना। क्यों भाई? अगर डायरेक्टली इंप्लीमेंटेशन में चले गए और अगर एरर डिटेक्ट हुई तो? देखिए, डेवलप की गई चीज 100% एक्यूरेटी है ऐसा नहीं कहा जा सकता जब तक कि उसे प्रॉपर तरीके से टेस्ट नहीं किया जाता। मतलब यहां पे नेक्स्ट पॉइंट, द नेक्स्ट स्टेप इज टेस्टिंग। तो एक बार अगर हमारी सिस्टम डेवलप हो जाती है, सारे हार्डवेयर वगैरह सब कुछ सेटअप हो जाता है, तो फिर इंप्लीमेंट करने से पहले हमें उसको डिटेल में टेस्ट करना पड़ेगा। देखिए, टेस्टिंग जो है बेसिकली इन 3 कैटेगराइज में डिवाइडेड है। सबसे पहला है यूनिट टेस्टिंग। ये क्या होता है? देखिए, यूनिट टेस्टिंग का मतलब होता है हम हर एक कोड को, रूट को इंस्पेक्ट करते हैं कि कोडिंग सही तरीके से हुई है या नहीं हुई। कभी कभार क्या होता है कि कोड्स में अगर हम एक गलती से भी कोई डॉट या कॉमा डाल देना, तो पूरी प्रोग्रामिंग गलत हो सकती है और उसी की वजह से एरर आ सकती है। यूनिट टेस्टिंग के बाद सिस्टम डेवलपमेंट में जो दूसरी टेस्टिंग है वो है इंटीग्रेशन टेस्टिंग। देखिए, सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर ये दो छोटी छोटी एप्लीकेशन को मिला के इंटीग्रेट करके बनाई जाती है। तो अगर दो एप्लीकेशन में तालमेल कैसा है, कोऑर्डिनेशन कैसा है, उसको भी तो टेस्ट करना होगा। कभी कभार क्या होता है कि एक एप्लीकेशन की जो आउटपुट है वो दूसरी एप्लीकेशन की इनपुट होती है। तो हमें यहां पे ये इंटीग्रेशन चेक करना है कि दो एप्लीकेशन सही तरीके से लिंक्ड है या नहीं है। और एक बार ये सक्सेसफुल हो जाए, उसके बाद हमें पूरी प्रोसेस को पिक्चर एट लार्ज टेस्ट करना होगा। यहां पे क्या क्या हम टेस्ट करेंगे? हमको यह देखना है कि इसकी सिक्योरिटी कैसी है, इसका परफॉर्मेंस कैसा है। अगर एक लिमिट के बाद मान लीजिए ऑलमोस्ट 1000 या 2000 यूजर्स अगर इस सिस्टम को एट अ टाइम यूज करे, तो क्या ये क्रैश होगा या नहीं होगा? हर चीज को डिटेल में हमको टेस्ट करना है। और अगर हमारी ये ऑटोमेटेड प्रोसेस जो अभी डेवलप हुई है, ये सारे टेस्ट अगर पास कर लेता है, तब भैया ये रेडी होता है इंप्लीमेंटेशन के लिए।
अब नेक्स्ट इज इंप्लीमेंटेशन। देखिए इंप्लीमेंट कैसे करेंगे हम। देखिए इंप्लीमेंटेशन करने के लिए हमारे पास कुछ स्ट्रैटेजीज हैं। स्ट्रैटेजी नंबर 1 ये है कि हम एक पर्टिकुलर डेट यहां पे फिक्स करेंगे, उस पर्टिकुलर डेट पे हम पुरानी सिस्टम को खींच लेंगे और उसके प्लेस में अभी जो डेवलप किया है उस सिस्टम को डाल देंगे। दोस्तों इसको हम कहते हैं डायरेक्ट चेंज ओवर। इसको और नाम से भी जाना जाता है एब्रप्ट चेंज ओवर। पुरानी को एट अ टाइम खींच लो और उसकी जगह पे नई डाल दो। देखिए हम एग्जाम्पल के तौर पे कहें तो आरओसी 2005 के बाद जब MCA 21 प्रोजेक्ट को लेके आई थी, उसने यही स्ट्रेटेजी यूज की थी। मतलब मैनुअल सिस्टम को एक ही पर्टिकुलर डेट पे खींच लिया और तुरंत ही नया इंस्टॉल कर दिया। सारे कंट्री की कंपनी को बता दिया भाई इस डेट के बाद आपका एक भी पेपर आरओसी एक्सेप्ट नहीं करेगी, जो कुछ करना है ऑनलाइन कर लो। दूसरा जो स्ट्रेटेजी है इंप्लीमेंटेशन का वो है पैरेलल कन्वर्जन या पैरेलल इंप्लीमेंटेशन। इसमें क्या होता है? इसमें यह होता है भैया कि जो पुरानी सिस्टम है और नई सिस्टम है दोनों पैरेलल चलते हैं, साथ साथ चलते हैं। यहां पे ऑर्गेनाइजेशन ये ऑप्शन देता है सारे एम्प्लॉइज को, सारे पीपल को कि भाई आपकी मर्जी, अगर आप चाहो तो ओल्ड को भी यूज कर सकते हैं, न्यू को भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे लोग न्यू सिस्टम से हैबिचुअल हो गए, धीरे 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 ओल्ड सिस्टम को ऑर्गेनाइजेशन से निकाला जाता है। यह होता है पैरेलल कन्वर्जन। ये इंप्लीमेंट किया था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जब उन्होंने पहली बार ऑनलाइन रिटर्न फाइलिंग की यूटिलिटी लॉन्च की। तो देखिए तुरंत ही उन्होंने मैन्युअल सिस्टम को सिस्टम में से विड्रॉ नहीं किया था। उन्होंने ये ऑप्शन दिया था कि भाई आप दोनों यूज कर सकते हैं, अगर आपकी मर्जी हो तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं या मैन्युअल भी कर सकते हैं। लेकिन धीरे 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 हुआ क्या, उन्होंने मैन्युअल को खींच लिया। उन्होंने रूल्स को और स्ट्रिक्ट बना दिए कि भैया अगर इतना प्रॉफिट है कंपलसरी आपको जाना पड़ेगा ई फाइलिंग में, अगर आप ऑडिट में आते हो कंपलसरी आपको जाना पड़ेगा ई फाइल में। इसे कहते हैं पैरेलल कन्वर्जन। थर्ड इंप्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी इज पायलट कन्वर्जन। देखिए पायलट का मतलब होता है डेमो। मतलब हमारे कई सारी ब्रांचेस में से सबसे पहले इस डेमो को एक ब्रांच पे रन करवाइए और पीपल के फीडबैक लीजिए। अगर हमारा फीडबैक पॉजिटिव है तो फिर हम सोचेंगे कि क्या हमें पूरे ऑर्गेनाइजेशन की सभी ब्रांचेस में इसे इंप्लीमेंट करना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों ये था कैसे एक बिजनेस प्रोसेस डेवलप होता है। तो आइए समझते हैं दैट व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिस्क्स involved at different level of business process automation। देखिए अगर हमें लेवल के रिस्क समझना है तो सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि भाई ये लेवल्स कहां पे होते हैं। देखिए बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन जो है वो इंप्लीमेंटेड होता है मशीन पे और मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में ये होगा कंप्यूटर। तो दोस्तों कंप्यूटर के जितने भी डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स हो गए, उन्हीं लेवल पे जो रिस्क रहते हैं उसे ही हम कहते हैं डिफरेंट लेवल्स ऑफ रिस्क लाइज इन बीपीए। तो देखिए इन सारे के सारे लेवल्स के अपनी कुछ प्रॉब्लम्स होती है, अपनी कुछ दिक्कतें होती है और दोस्तों इन्हीं प्रॉब्लम्स एंड दिक्कतों को तो हम कहते हैं रिस्क। तो अगर एग्जाम में ये सवाल आए कि इन सारे के सारे लेवल्स में क्या क्या रिस्क है तो हमें लिखने होते हैं इनके प्रॉब्लम्स के बारे में। मतलब इनपुट के टाइम पे क्या प्रॉब्लम है, प्रोसेसिंग के टाइम पे क्या दिक्कतें आ सकती हैं, आउटपुट के टाइम पे क्या, डेटा ट्रांसमिशन के टाइम पे क्या और डेटा सेव करते टाइम पे क्या। तो हमने यह समझा कि डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे कैसे कैसे रिस्क होते हैं। लेकिन नाउ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज इसके बाद क्या, कैसे इस रिस्क को एलिमिनेट करें। देखिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 100% रिस्क एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं, लेकिन उन्हें रोकने की कोशिश जरूर होनी चाहिए और उसे हम कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं दोस्तों, इन रिस्क को कंट्रोल करने के लिए हमें डिजाइन करने होंगे काफी स्ट्रॉन्ग कंट्रोल्स और डिजाइन के बाद उन्हें इंप्लीमेंट करना होगा थ्रू आउट अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन। और हमें यह एंश्योर करना होगा कि इंप्लीमेंटेड कंट्रोल्स थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द पीरियड सही तरीके से मेंटेन रहे हैं या नहीं।